जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था चैप्टर। डीप लर्निंग की बात करें तो सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए जो दो बुनियादी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उसमें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और 1D कॉन्वनेट मशहूर है, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं सीक्वेंशियल डेटा की प्रोसेसिंग के लिए। सीक्वेंशियल डेटा पास डेटा पे डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर का डेटा हो गया या टेक्सचुअल डेटा हो गया। तो इन दो टेक्निक्स की मदद से बहुत सारी डीप लर्निंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गई, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गई, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, टेक्सचुअल डेटा पे काम करना। क्योंकि टेक्सचुअल डेटा में भी जब आप टेक्स्ट को रीड कर रहे होते हैं, लेफ्ट टू राइट रीडिंग करते हैं या राइट टू लेफ्ट करते हैं, आप वर्ड बाय वर्ड रीडिंग कर रहे होते हैं और आप स्टेट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इस जुमले को समझने से मेरे दिमाग में क्या बात समझ में आ रही है। फुल सेंटेंस को आपको पता चला कि ये बंदा जो है न्यूयॉर्क में है, तो ये आपके दिमाग में बात आ जाएगी। अब आगे जो भी बात करेगा आपके दिमाग में ये कॉन्टेक्स्ट मद्देनजर रहेगा कि ये न्यूयॉर्क के बारे में बात कर रहा है कि आजकल कोरोना के पेशेंट्स बहुत हैं, तो आप ये समझ कोरोना के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो टेक्सचुअल डेटा एक तरह का सीक्वेंशियल डेटा है जिसमें डेटा की स्टेट बहुत मैटर करती है। यहाँ पे ये बात मद्देनजर रखना ज़रूरी है कि जितने भी डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं वो डेटा को, टेक्स्ट को ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बल्कि वो एक स्टैटिस्टिकल मैपिंग तलाश करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट काम जो हमें टेक्सचुअल डेटा पे करने के लिए ज़रूरी है वो वेक्टराइजेशन है, कि टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सच दैट मशीन उसको प्रोसेस कर सके। मशीन तो टेक्सचुअल डेटा पे काम करती है, नंबर न्यूमेरिकल डेटा पे काम करती है, मशीन तो टेक्स्ट नहीं समझ सकती। तो आपने जो है टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो वन हॉट इनकोडिंग है, दूसरा एम्बेडिंग है और तीसरा एनग्राम्स है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए हमें जो है सबसे पहले वेक्टराइजेशन से भी पहले आपको वर्ड निकालने पड़ेंगे, टोकन्स बनाने पड़ेंगे। ये टोकनाइजेशन कहलाता है, वर्ड्स में ब्रेक करना। और देन वन हॉट इनकोडिंग और वर्ड एम्बेडिंग होती है। वन हॉट इनकोडिंग या एम्बेडिंग जो भी है, वेक्टराइजेशन के प्रोसेस में हर वर्ड के अगेंस्ट या हर कैरेक्टर के अगेंस्ट कोई वेक्टर एसोसिएट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे द के अगेंस्ट ये 3 डायमेंशन का वेक्टर है, कैट के अगेंस्ट है सेट, ऑन, द, मैट, और डॉट के लिए अलग वेक्टर है। तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर बन रहा है, किसी भी डायमेंशन का वेक्टर हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, कि बाज़ औक़ात जो है हम कुछ प्री प्रोसेसिंग भी परफॉर्म करते हैं टेक्स्ट में, जो हमने पढ़ा तो नहीं है डिटेल में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टॉप वर्ड रिमूवल, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे प्रीपोजिशंस हो गए, दा हो गया, आर्टिकल्स हो गए। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जुमले की मीनिंग पे असरअंदाज नहीं होते, तो हम जो इनको जो है रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा एक और स्टेप जो है स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन का होता है, जिसके अंदर जो है हम वर्ड के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सेट हो गया और सेट्स हो गया, ये एक ही वर्ब है, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो इसको एक ही फॉर्म में, नॉर्मलाइज फॉर्म में लेकर आना, ये जो है स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन के जरिए परफॉर्म किया जाता है, या तो ग्रामर के थ्रू, या तो आपके पास जो है कोई डिक्शनरी हो या थिजॉरस हो, लेक्सिकॉन हो, जिसमें आप चेक कर सकते हैं। या आप जो है वैसे ही जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू भी जो है आप एस रिमूव कर दें, ई एस रिमूव कर दें, ई डी रिमूव कर दें, तो उससे भी जुमले बना सकते, उससे भी आप जो है नॉर्मलाइज करके कॉमन फॉर्म निकाल सकते हैं। तो सेट और सेट ये एक्चुअली एक ही वर्ड है, दोनों की मीनिंग सेम है। तो ये
उनको एक ही वर्ड पे मैप करना ज़रूरी है। तो ये जो है स्टैमिंग या लेमेटाइजेशन के थ्रू किया जाता है। वन हॉट इनकोडिंग में हम क्या करते हैं, वन हॉट इनकोडिंग के अंदर हम जितने भी वर्ड्स हैं आपकी वोकेबलरी में उतने साइज का एक वेक्टर बन जाता है। फिर आप कोई भी सेंटेंस उठाते हैं, उस सेंटेंस में जो वर्ड होता है उस पोजीशन पे, वर्ड की पोजीशन पे जाके आप वन लिख देते हैं, बाकी जगहों पे जीरो आ जाता है। तो ये वन हॉट इनकोडिंग हो जाती है। कैरेक्टर लेवल पे भी कर सकते हैं। ये कोड था हमने जो देखा था लास्ट टाइम, या कैरेक्टर लेवल पे कर रहे हैं वो भी वैसे ही होगा। लेकिन जो कीरास के अंदर बिल्ट इन यूटिलिटी है, आपके पास टोकनाइजर की क्लास मौजूद है जिसपे फिट ऑन टेक्स्ट करते हैं। फिर टेक्स्ट को सीक्वेंस में करेंगे तो सेंटेंस में वर्ड्स के नंबर आ जाएंगे, और टेक्स्ट टू मैट्रिक्स करेंगे तो वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा वन हॉट इनकोडिंग के साथ। एक और तरीका ये होता है कि हम वर्ड एम्बेडिंग करें। वर्ड एम्बेडिंग में हम इस तरीके से करते हैं कि वर्ड को एक छोटा वेक्टर देते हैं जो कि सिमेंटिक्स के हिसाब से होता है कि ये जुमला है, इसका क्या मतलब है, इस जुमले में वर्ड का क्या मतलब है। वर्ड के मतलब के हिसाब से उसको जो है आप एक वैल्यू देते हैं। जो जो सेम नेम सेम मीनिंग के वर्ड्स होते हैं उनको जो है सेम वेक्टर मिलना चाहिए। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर किंग में से अगर आप मेल निकाल के फीमेल ऐड करो तो क्वीन बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कैलकुलेशंस जो है, किंग से आप क्वीन पे जा सकते हैं। आप जो है इसी तरीके से और बहुत सारी तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म किए जा सकते। वर्ड एम्बेडिंग जो है उसमें वेक्टर छोटे साइज का होता है एज कम्पेयर टू वन हॉट इनकोडिंग। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है फैजान का, ले लेते हैं। जी फैजान। सर मुझे ये पूछना था, आपने कहा कि हम हेलो। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपने कहा कि जितने भी फॉर्म्स होते हैं वर्ब के उसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, जी मतलब सेकंड फॉर्म में। तो अब जैसे इसमें हम कभी वर्ड प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, जी मॉडल बोले। मॉडल जो है वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि अब जो ऐसे ये सेंटेंस है वो नेक्स्ट वर्ड क्या आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम सब सारे मतलब वर्ब नॉर्मलाइज कर देंगे तो अगर हमें कोई दूसरे फॉर्म में वर्ब चाहिए होगा तो मॉडल तो हमें सिर्फ एक ही फॉर्म में देगा वर्ब। आपकी बात समझ में नहीं आई मेरे पूरे। ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कभी प्रिडिक्शन वर्ड करते हैं प्रेडिक्शन करते हैं तो हाँ वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं इसमें कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा सेंटेंस में, जी, ठीक। आपकी आवाज़ तो कट। जब तक हमने मॉडल को एक ही फॉर्म में ट्रेन किया होगा तो फिर वो तो सिर्फ उसी फॉर्म में वर्ड प्रेडिक्ट करेगा ना। हेलो। नहीं, इसमें जो है देखें, वर्ड प्रेडिक्शन जो है ना उसमें जो है प्रोबेबिलिटी होती है। जी आवाज़ आ रही है। वर्ड प्रेडिक्शन में प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वर्ड आने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, ये वर्ड आने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो हमेशा सेम वर्ड प्रेडिक्ट नहीं करता वो, बल्कि डिफरेंट वर्ड्स प्रेडिक्ट कर सकता है। फिर आप फीचर्स बढ़ा लो कि अगर इस वर्ड है, इस वर्ड से दो वर्ड्स पहले भी कितने वर्ड्स है, आप पास्ट का पूरे वर्ड्स रखो ना, तो आप फीचर्स बढ़ा लो तो फिर वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्ट करेगा। कॉन्टेक्स्ट भी साथ में अगर सेव कर लो आप तो फिर वो बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन करेगा। फीचर्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको। अगर हम वर्ड जितने वर्ब होते हैं वर्ब के सारे फॉर्म अगर नॉर्मलाइज कर देंगे तो वो तो सिर्फ नॉर्मलाइज फॉर्म को ही प्रेडिक्ट करेगा ना। जैसे मैंने नहीं, वो तो हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इनपुट देते हुए आउटपुट डिफरेंट हो सकता है। आउटपुट हो सकता ठीक है। है, आउटपुट डिफरेंट हो सकता है। और आप जरूरी नहीं है कि नॉर्मलाइज करें भी ना करें नॉर्मलाइज। ठीक। ये तो मैं बता रहा हूँ कर सकते हैं आप ना, ठीक है। डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करनी है तो वहां पे तो जरूरत नहीं है ना कि आप जो है उसको इस तरीके से रखें, नॉर्मलाइज कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। ओके। ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो वर्ड एम्बेडिंग में दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप वर्ड एम्बेडिंग कर सकते हो। एक पहला तरीका जो है, आप जो है अपनी वर्ड एम्बेडिंग करें, जो कि ट्रेनिंग के दौरान लर्न करेगा टेक्स्ट डेटा से। वो देखेगा कि जुमले वर्ड के पहले कौन से वर्ड्स आ रहे हैं और बाद में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, उससे वर्ड का कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन करेगा, उसके हिसाब से उसको एक नंबर असाइन करेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग इस्तेमाल कर लें, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, कि हम जो है ट्रांसफर लर्निंग करते हैं। तो ये वर्ड्स जो है पहले से ट्रेन हुए हुए हैं, वर्ड्स के किसी डिक्शनरी पे और बहुत सारे टेक्स्ट पे ट्रेन हुए हुए हैं।
तो उनके मतलब के हिसाब से उनको वैसे ही जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन है, तो आप जो है उसी को इस्तेमाल कर लें। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वन हॉट इनकोडिंग जो है उसके वेक्टर्स जो हैं 20,000 डायमेंशंस के हो सकते हैं, जबकि वर्ड एम्बेडिंग के 512, 1024 या 256 डायमेंशंस के होते हैं। तो वर्ड एम्बेडिंग के लिए ये देखिए हमने जो है देखा था कि एम्बेडिंग की लेयर होती है कीरास की, जो कि 3 चीजें ले रहा होता है। वर्ड्स वोकैबुलरी में कितने हैं, 1000 वर्ड्स हैं, 20,000 वर्ड्स हैं। दूसरा जो है कितने डायमेंशन का वेक्टर बनाना है, और तीसरा ये है कि जुमला कितनी लेंथ का है आपका। ठीक है, ये 3 चीजें आपको मद्देनजर रखना जरूरी है। तो आपने डेटा लोड किया सबसे पहले, फिर हमें इसको सीक्वेंस को पैड करना पड़ता है। अगर जुमला छोटा है तो आखिर में जीरोस अपेंड करने पड़ेंगे। फिर हमने जो है एम्बेडिंग में 3 चीजें बताई कि कितने वर्ड्स हैं हमारे पास पूरी वोकैबुलरी में, एम्बेडिंग की डायमेंशन क्या है, यानी हमने जो वर्ड को वेक्टर देना है वो कितनी डायमेंशन का देना है, और इनपुट लेंथ जो है सेंटेंस की लेंथ कितनी है। इस तरीके से हमने IMDb को ट्रेन करा था पिछली क्लासेस में, एक्यूरेसी अच्छी आई थी हमारी। प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग पे भी हमने काम किया था। जी मुर्तजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी यार। जी सर मुझे ये पूछना था कि जब हम किसी वर्ड के डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम एक्चुअली किसकी बात करते हैं, मतलब कि वर्ड जो है उसके कितने मीनिंग हो सकते हैं उसकी बात कर रहे होते हैं? नहीं है, वर्ड को कोई नंबर देना है ना, हमने वर्ड को कोई नंबर देना है, लेकिन हम ऐसा नंबर नहीं दे सकते अपनी मर्जी से जो कि जिसकी इंटरप्रिटेशन जो है फिर उल्टी सीधी निकले। फॉर एग्जांपल अगर मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 2 दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अब मेल जो है 2 मेल मिलके 1 फीमेल बन रहा है, इसका मतलब तो ये निकलेगा इस तरह की इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये इसमें जो है एक्चुअली मेल और फीमेल के बीच में कोई ऑर्डरिंग नहीं है, ये ऑर्डिनल डेटा नहीं है, कैटेगोरिकल डेटा है। उसमें जो है वन हॉट इनकोडिंग करेंगे आप, ठीक है। टेक्सचुअल डेटा भी कैटेगोरिकल है ना एक तरीके, तो इसमें वन हॉट ठीक है। इनकोडिंग करोगे आप या एम्बेडिंग यूज करोगे। तो अपनी मर्जी से वेक्टर नहीं दे सकते, बल्कि जुमले में वो जो वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसको समझ के जो है मशीन खुद वैल्यू दे, या तो खुद जो मशीन खुद दे या हम प्री ट्रेन भी हम उठा सकते हैं। ठीक है, वो खुद उसके डायमेंशन बना देती है। खुद जो है मतलब निकाल के उतने डायमेंशन का वेक्टर बना देगी जितने डायमेंशन का आप कह रहे हो। ठीक है, अच्छा, मतलब आपने बोला कि डायमेंशन किसी के बढ़ाऊं तो उसका क्या मतलब हुआ कि मैंने अगर किसी वर्ड के 8 से 16 डायमेंशन कर दिए तो इसका मतलब हुआ कि 8 बाइट, मिसाल के तौर पर 8 बाइट का डेटा होगा, जो कि 8 समझ लो कि 8 इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये मिलके जो है एक वर्ड के जो है वेक्टर बन रहा होगा पूरा। एक वर्ड के अगेंस्ट जो वेक्टर है उसमें 8 वैल्यूज होंगी, 102 15, 8 वैल्यूज होंगी जो कि मिलके पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ठीक है, ये अच्छा डायमेंशन जो है नंबर वर्ड्स है, नंबर ऑफ वर्ड्स बाइट्स होंगे, बाइट्स के लिए नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, जो कि इस एक वर्ड के लिए हैं। एक वर्ड या को मतलब वर्ड क्या वो वर्ड उसका मीनिंग क्या निकलता है या हाँ, जी उसके जी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस वर्ड की? हाँ, एक रिप्रेजेंटेशन होगी, डिफरेंट नहीं होगी, वो एक ही रिप्रेजेंटेशन होगी। 8 एक ही वैल्यूज होंगी जो मिलके एक रिप्रेजेंटेशन को, वेक्टर होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिस तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये डायमेंशंस अच्छा अच्छा, कहलाते हैं। तो वर्ड के बेसिकली एक जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो सारे डायमेंशन मिलके वर्ड एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है ठीक है मिसाल के ठीक तौर है पर अगर आपने 8 डायमेंशन रखे तो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिर हमने IMDb को ट्रेन किया था।
हमने जो है ग्लव्स की रिप्रेजेंटेशन उठाई थी, ग्लव्स के ऊपर हमने ट्रेन किया था इसको, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो है IMDb का टेक्स्ट उठाया था रॉ, उसको जो है हमने नंबर्स असाइन किए थे और लेबल्स को जो है हमने 0 1 असाइन कर दिए थे, नेगेटिव को 0, पॉजिटिव को 1। उसके बाद डेटा को टोकनाइज किया था हमने। टोकनाइज करने के बाद टोकनाइज किया हमने और हर वर्ड को एक इंटीजर दे दिया था हमने। उसके बाद हमने ट्रेनिंग डेटा अलग कर लिया था, वैलिडेशन डेटा हमने अलग कर दिया था। उसके बाद जो है हमने जो ग्लव्स है, ग्लव्स में आप लोगों को पता था कि पहले वर्ड आ रहा था, उसके बाद जो है बाकी जितने भी इंटीजर्स थे वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि हमने जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि उस वर्ड के अगेंस्ट वेक्टर है। तो ये हमने जो है डिफरेंट साइजेस के ग्लव्स के हमारे पास डेटा मौजूद था। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने जो यूज़ किया था ये 50 डायमेंशन का भी है, 100 का भी है, 200 का भी है, यानी एक वर्ड जो है 200 इंटीजर्स से मिलके बन रहा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, या 50 इंटीजर्स। तो ये मुख्तलिफ मौजूद हैं, उसमें से आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने उसको जो है लोड कर लिया था, ग्लव्स को लोड करके हमने एक पहले हैश टेबल बनाया था या डिक्शनरी बनाई थी। डिक्शनरी में हमने जो है वर्ड और उसके अगेंस्ट जो वेक्टर है वो लिखा था। फिर हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, एम्बेडिंग मैट्रिक्स बनाया और उसको जो है फिर हमने असाइन कर दिया था। वेक्टर हमने जो है मॉडल बनाया, मॉडल के साथ हमने डेंस लगाया, डेंस लगा के जो है 2 डेंस लगा दिए हमने, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो आखिरी लेयर पे हमने एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड रखा। जिस तरीके से हमने प्री ट्रेन मॉडल्स जो है चैप्टर नंबर 5 में इस्तेमाल किए थे, ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई की थी हमने, वैसे ही यहाँ पे ट्रेनेबल फॉल्स कर दिया, क्योंकि हम एम्बेडिंग लेयर को छेड़ना नहीं चाह रहे। उसके वेट्स हमने सेट कर दिए एम्बेडिंग मैट्रिक्स के जरिए। ठीक है, उसके बाद जो है अच्छा, ये जो क्लास की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग मेरे चैनल को देख लें तो वहाँ पे जो है इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगी। 2 वीक्स की हो चुकी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू वीक्स की जो है करीब ही अवेलेबल होंगी। ऑप्टिमाइजर सेट किया हमने, कंपाइल किया मॉडल को फिट किया और उसके थ्रू भी हमने प्रेडिक्शन भी कराई, आगे चल के एवेलुएट कराया और प्रेडिक्शन कराई। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, हमने जो है सिंपल जो है डेंस लेयर्स यूज की थी, तो ये अपनी स्टेट को रिमेम्बर नहीं कर रहा था। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के साथ ये आसानी है कि उसमें जो है ना सिर्फ ये कि इनपुट होता है, बल्कि जो आउटपुट निकल रहा होता है वो एज अ फीडबैक जो है मिल रहा होता है। जो आउटपुट निकल रहा होता है वो स्टेट बन जाती है मॉडल की, तो स्टेट रिमेम्बर करता है, जिसकी वजह से उसको आसानी होती है कि अभी तक उसने जो डेटा रीड किया उसका क्या मतलब बन रहा है। उसके पास ये कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, वो अपना कॉन्टेक्स्ट रिमेम्बर करता है। ठीक है, तो आरएनएन के अंदर जो एक इंटरनल लूप होता है, इसके लिए हमने देखा था कि आपके पास इनपुट होती है, स्टेट होती है, फिर हमारे पास इनपुट के अगेंस्ट वेट्स होंगे और स्टेट के अगेंस्ट भी वेट्स होंगे। पहले हमारे पास क्या होता था, सिर्फ इनपुट होते थे, उसके वेट्स होते थे। अब हमारे पास स्टेट के भी वेट्स हैं, तो 2 वेट्स आ गए यहाँ पे। तो ना सिर्फ ये कि पैरामीटर्स इनपुट के अगेंस्ट वेट के होंगे, बल्कि
स्टेट के जो वेट्स हैं वो भी पैरामीटर्स में काउंट होंगे। तो RNN को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? RNN को इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, हम सिंपल RNN की क्लास ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया हुआ है, एम्बेडिंग की लेयर लगाई है, सिंपल RNN की लेयर लगाई है। एम्बेडिंग में हमने बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स 10,000 है और हर वर्ड के अगेंस्ट एक 32 डायमेंशन का वेक्टर होगा। तो 32 इंटू 10,000 का मतलब है 320,000 पैरामीटर्स हो गए इसके। तो ये 320,000 आ गए पैरामीटर्स। दूसरी लेयर के पैरामीटर्स, RNN के पैरामीटर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y, जहाँ पे x जो है इनपुट है और y जो है आउटपुट है। तो इस RNN को जो इनपुट मिल रहा है पिछली लेयर से 32 डायमेंशन का वर्ड मिल रहा है। तो x 32 है तो 32 स्क्वायर आउटपुट क्या कर रहा है, y जो है वो भी 32 ही है यहाँ पे, जो हो सकता है कि यहाँ पे चेंज नहीं है। 32 इंटू 32 और प्लस y 32। तो इसको कैलकुलेट करें अगर हम, कैलकुलेटर से होता है 1024 प्लस 1024 प्लस 32। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1024 प्लस 1024 प्लस 32, 2080 ये पैरामीटर्स आ गए। तो इस तरीके से RNN के पैरामीटर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए। 2080 पैरामीटर्स आ गए सेकंड लेयर के। ठीक है, ठीक है जनाब। तो ये RNN की कैलकुलेशन जो है हमने सीख ली। LSTM में ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। LSTM में 4 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। एक्स और वाई जो है इनपुट और आउटपुट है। पिछली लेयर से जो इनपुट मिल रहा है इसको, और ये कितने डायमेंशंस के आउटपुट रिटर्न कर रहा है। पिछली लेयर से क्या इनपुट मिल रहा है, 32, और y जो है वो 32 ही है यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट लेयर को आउटपुट जा रहा है। ठीक है, फिर हम इसमें रिटर्न सीक्वेंस भी रख सकते हैं RNN के अंदर कि नेक्स्ट जब ये आउटपुट करे तो हर टाइम स्टेप के बाद आउटपुट करे या ना करे, हर टाइम स्टेप के बाद आउटपुट करे या बिल्कुल आखिर में आउटपुट करे। तो ये RNN हमने देख लिया। अच्छा, बिलाल का क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं। ब्लूटूथ मोड। जी बिलाल बोले। आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज। जी सर, मुझे प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग के हिसाब से क्वेश्चन पूछना था। सर मैं बोल रहा था कि अगर हमने सपोज करें प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग यूज़ करी है, सही है,
और जब हम लोग अपने मॉडल के फाइनल स्टेज पे आगे, जब हम लोग उसको डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रहे होते हैं और हमारे पास फॉर सपोज कुछ ऐसा सेंटेंस आ गया जो प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग के मतलब उसके अंदर मौजूद ही ना हो, उसका कोई वर्ड इंडेक्स मौजूद ही ना हो, तो उसको वो किस तरह मतलब टेस्ट करेगा, मतलब किस तरह उसको देखेगा? या कोई ऐसा वर्ड आ गया हाँ, जो अगर उसके ऐसा अंदर मौजूद ही ना हो? ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा, मेरे स्पीकर का पावर ऑफ हो गया, मुझे 2 मिनट दे, मैं जरा स्पीकर को चार्ज कर लूं, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। बाबा की चीजें नहीं छुओ। नहीं करो, खराब हो जाएगा, बाबा क्लास कैसे लेंगे? नहीं करो, हटो वहां से। Bluetooth mode. जी बिलाल, आप पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। जी सर आवाज आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आवाज। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम वर्ड एम्बेडिंग यूज़ कर रहे हैं प्री ट्रेन वाली, सही है, और जब हमारा अपना मॉडल जब एंड स्टेज पे आ जाए, जब हम लोग डिप्लॉयमेंट वगैरह की तरफ आ रहे हैं मॉडल की, और उसमें हमने कोई ऐसा मतलब सेंटेंस दे दिया जो वर्ड एम्बेडिंग की इंडेक्स में मौजूद ही ना हो, तो उसको किस तरह ट्रीट करेगा? उसमें तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू वो देगा, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी ना वो दे रहा होगा। अब होता है इस तरीके से है कि आपके पास जो वोकैबुलरी के अंदर जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, उसकी बेस पे ही प्रेडिक्शन की जाती है। ये वर्ड्स तो आप निकाल ही देते हो, स्टॉप वर्ड्स हो गए, और जो इनफ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं वो वैसे ही निकाल दिए जाते हैं आपके वोकैबुलरी से ना, सर उसकी बेस पे मैं ट्रेनिंग ही नहीं की जाती अब। सर मैं जब एक पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा था एक OVV टोकन होता है, आउट ऑफ वोकेबलरी टोकन, तो वो क्या चीज़ होती है? हाँ, आप एक ऐसा टोकन डाल दें जो कि आपके वोकैबुलरी में कोई वर्ड ना हो तो उसको वो वैल्यू मिल जाए बस। ओके। ठीक है, ये सर सही सर, थैंक यू सर। एक ऐसा टोकन डाल दें जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा हो कि आपकी वोकैबुलरी में ये वर्ड है ही नहीं, उसको चलो डाल दें आप। चलो, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है हम RNN पे काम करेंगे। अब RNN के साथ ये प्रॉब्लम होती है, हमने इसको इस्तेमाल भी किया था वह बहुत सारे सिनेरियोज में। RNN के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को रिमेंबर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में बहुत ज्यादा पास्ट का डेटा अगर आपको चाहिए हो, तो जो ग्रेडियंट होता है, जो डेरिवेटिव होता है, वो इतना छोटा होता चले जाता है कि ग्रेडियंट बिल्कुल खत्म हो जाता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ जाती है। इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास LSTM और GRU के नाम से दो मॉडल्स हैं। LSTM के अंदर हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल, अगर आपको बहुत ज्यादा पास्ट का डेटा स्टोर, बहुत सारे पास के डेटा के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, RNN जो है ये इस तरीके से काम करता है कि आउटपुट जो होती है वो नेक्स्ट स्टेट बन जाती है नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे।
स्टेट बन जाती है और इनपुट तो जाहिर है। अब LSTM के अंदर हमारे पास एक और जो है कैरी की स्टेट भी आ जाती है। एक कैरी जा रहा होता है, ठीक है, जो हर टाइम पे कैरी प्रोपगेट हो रही होती है और हर टाइम पे अपडेट हो रही होती है। तो आप देखें यहाँ पर जो है ना सिर्फ ये कि इनपुट के वेट्स हैं, स्टेट के वेट्स हैं, बल्कि कैरी के भी वेट्स हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो अब जो आपका आउटपुट है वो ना सिर्फ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है और स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि कैरी पे भी डिपेंड कर रहा है और बायस तो है ही। पहली बात तो ये समझने की है। अब ये कैरी कैसे कैलकुलेट होती है? कैरी जो है उसके लिए भी हमारे पास 3 गेट्स होते हैं, इनपुट गेट, फॉरगेट गेट और के गेट। जो करंट कैरी है, अगर उसमें से कोई चीज भूलनी है आपको तो फॉरगेट वैल्यू बताएगी हमें। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉरगेट की वैल्यू 0.5 है तो इसका मतलब है हमने ये जो पुरानी कैरी है उसमें से आधा भूल जाना है, 0.5 रिमेंबर रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू आधी हो जाएगी, आधा भूल गया वो। और आई गेट बता रहे हैं, इनपुट गेट बता रहे हैं कि कुछ नई इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर ये 0.5 है तो इसका मतलब है आधी नई इंफॉर्मेशन हमने ऐड करनी है। जो नया कैरी बनेगा T+1 का, उसमें आधी इंफॉर्मेशन पुरानी, आधी नई डालनी है। नई इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? अब नई इंफॉर्मेशन क्या होगी वो ये बताएगा। के की वैल्यू जो है बताएगी कि वो नई वैल्यू क्या होगी, और नई वैल्यू कितनी लेनी है वो आई बताएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके, ये और ये दो मिलके, कुछ पुरानी वैल्यू और कुछ नई वैल्यू, कुछ फॉरगेट करना है और कुछ रिमेंबर करना है, कुछ नई वैल्यू लेनी है। अब आप देखें यहाँ पे 3 गेट्स हैं, हर गेट के अगेंस्ट आपने जो है वेट्स रखने पड़ेंगे। फिर ये मेरी न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ही कैलकुलेट हो रहा है, तो इसके पैरामीटर्स होंगे जो याद रखने होंगे। तो अब आपकी समझ में आ रहा है वो 4 कहाँ से आया? 3 तो ये हैं जिनके वेट्स हैं, और एक जो है पीछे हमारे पास V जो है, V0, ये भी है। तो ये इस वजह से 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो LSTM में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पैरामीटर्स को, और GRU में 3 से करते हैं। गेटेड रिकरेंट यूनिट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों की फंक्शनैलिटी तकरीबन सेम है, गेट्स का फर्क है बस। ठीक है, तो LSTM आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? एम्बेडिंग लेयर लगाई आपने, LSTM की लेयर लगाई, डेंस लगाई, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो डेंस में आपने 1 नोड्स रखे हैं जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन करेगा। एक्टिवेशन फंक्शन हमने सिग्मॉइड यूज किया है। ठीक है, मॉडल को फिट कराया। अब हम कुछ एडवांस टेक्निक्स देखते हैं, रिकरेंट ड्रॉप आउट, स्टैकिंग रिकरेंट लेयर और बाइडायरेक्शनल रिकरेंट लेयर्स। इसको देखते हैं हम। हमारे पास एक टेम्परेचर फोरकास्टिंग का डेटा था, हमने टेम्परेचर फोरकास्टिंग के लिए एक डेटा डाउनलोड किया था जिसमें टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। हम पास डेटा की बेस पे फ्यूचर डेटा की प्रेडिक्शन कर रहे थे। हमने इसको पहले प्लॉट करके देखा था, हमें पता चला था कि ये सीक्वेंशियल डेटा है ये। ठीक है, तो लुक बैक हमें बताता था हमें पास्ट में कितना जाके देखना है। तो हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके का होगा, ये पास्ट का डेटा, पूरे पास्ट का डेटा, और उसकी बेस पे फ्यूचर का डेटा प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम। ट्रेनिंग भी ऐसी होगी, टेस्टिंग भी ऐसी होगी। ट्रेनिंग में भी आप ये रखोगे, टेस्टिंग में जो है या प्रेडिक्शन में आप पास्ट का डेटा रखोगे, उसके ऊपर फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे होगे। तो कितने स्टेप्स, गैप कितने का रखना है आपने? 1 घंटे में, एक घंटे के बाद, यानी 10 मिनट का डेटा था तो आप जो है 6 स्टेप्स के बाद, यानी 60 मिनट के बाद जो है डेटा उठा रहे थे।
तो आप 1 घंटे का डेटा रख रहे थे और डिले 144 है, यानी अगले 24 घंटे की प्रेडिक्शन करते थे। लेकिन डेटा को प्रेडिक्शन से पहले हमने उसको नॉर्मलाइज किया, मीन माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया सच दैट के डेटा 0 और 1 के बीच में आ जाए। नॉर्मलाइज करने के बाद हमने डेटा को इस फॉर्म में लेकर आए कि पास का पूरा डेटा रखा हमने और उसकी बेस पे फ्यूचर के डेटा की प्रेडिक्शन करनी है। हमने जनरेटर बनाया था हमने और उसके थ्रू जो हमने प्रेडिक्शन करी थी, LSTM लगा के हमने प्रेडिक्शन करी थी। अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम ड्रॉप आउट हम लगाते थे ओवरफिटिंग को फाइट करने के लिए, लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती थी जब हम जो ड्रॉप आउट लगाते हैं रिकरेंट लेयर पे, तो ये बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम होती है। बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम होती है, यानी एक ही RNN यूनिट पे आप जो है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ड्रॉप आउट मास्क अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हम नॉर्मल ड्रॉप आउट यूज करें तो ड्रॉप आउट तो देखते हैं कि रैंडमली किसी को भी ड्रॉप कर दो, तो टाइम 0 पे कुछ और ड्रॉप किया, उसी यूनिट का यूनिट एक ही है, डिफरेंट टाइम पे टाइम 0 पे कुछ और ड्रॉप किया उसने, टाइम 1 पे कुछ और ड्रॉप किया, टाइम 2 पे कुछ और ड्रॉप किया। हम ये चाहते हैं कि हर टाइम पे एक ही यूनिट पे सेम ड्रॉप आउट मास्क हो, तो उसके लिए हम रिकरेंट ड्रॉप आउट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम जो है स्टेप वगैरह को देख लेते हैं। लुक बैक का मतलब है कितने पीछे का डेटा रखना है। 720 को अगर आप देखें तो पिछले 5 दिन का डेटा बन रहा है, क्योंकि 10-10 मिनट का डेटा है। तो 720 पास्ट ऑब्जर्वेशन और 10-10 मिनट के गैप से होंगी, तो ये 5 दिन का डेटा हुआ। 24 ज़रब 5 ज़रब 10, ठीक है। तो कितने पास्ट में जाके देखना है हमने डेटा। देखें, डेटा को ये समझना जरूरी है, डेटा किस तरीके से हमने रखना है। ये आपका पास का डेटा है, ये आपके पास एक्स होगा, और ये वाई का डेटा है, ये आगे की प्रेडिक्शन। तो लुक बैक बताएगा कितने पास का डेटा रखना है और डिले बताएगा कितने फ्यूचर की प्रेडिक्शन करनी है। 144 का मतलब हो गया अगले 24 घंटे की बाद की प्रेडिक्शन हमने करनी है, ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, तो उस हिसाब से हमने अपना डेटा सेट किया था। स्लाइसिंग है यहाँ पे और डिफरेंट इंडेक्सिंग की भी है, ठीक है। ये हम काफी डिटेल में देख चुके हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास डेटा उस फॉर्म में होगा कि एक्स में हमारे पास पास्ट का डेटा होगा, वाई में हमारे पास फ्यूचर का डेटा होगा। रिकरेंट ड्रॉप आउट पे हमने बात कर ली, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम होती है। तो हम चाहते हैं कि एक RNN यूनिट पे डिफरेंट टाइम स्टेप पे सेम ड्रॉप आउट मास्क अप्लाई हो, ताकि एरर जो है प्रॉपर्ली प्रोपगेट हो। तो इसके लिए हम रिकरेंट ड्रॉप आउट इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप आउट दोनों तरीकों से सेट कर सकते हैं हम, नॉर्मल ड्रॉप आउट और रिकरेंट ड्रॉप आउट दोनों सेट कर सकते हैं कोड के अंदर। रिकरेंट लेयर्स को हम स्टैक कर सकते हैं, मल्टीपल रिकरेंट लेयर को लगा सकते हैं, ठीक है।
फिर हम बाई डायरेक्शनल RNN भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में रीडिंग करे। जब वो दोनों डायरेक्शन में रीडिंग करेगा तो दोनों तरह के फीचर्स उठाएगा, डिफरेंट फीचर्स उठाएगा, उन दोनों को मर्ज करके प्रेडिक्शन परफॉर्म होगी, तो प्रेडिक्शन ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप यूनिडायरेक्शनल RNN यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले में बाई डायरेक्शनल में ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन होगी। ड्रॉप आउट मास से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ड्रॉप आउट लगाया 0.5, तो आधे वेट्स जो है ड्रॉप होंगे, लेकिन वो कौन से वेट्स होंगे? टाइम 0 पे कुछ और वेट्स हो सकते हैं, टाइम 1 पे कुछ और हो सकते हैं, तो कौन से वेट्स हैं वो मास कहलाएगा। लेकिन आप ये कर सकते हो कि सेम ही वेट्स जो है ड्रॉप हो हमेशा, तो उसके लिए रिकरेंट ड्रॉप आउट आप यूज करोगे। फाइनली हमारे पास सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए जो है ना सिर्फ ये कि RNN इस्तेमाल किया जाएगा या LSTM इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे पास LSTM भी इस्तेमाल हो सकता है, RNN भी इस्तेमाल हो सकता है, और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या करता है? कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है अपने लेफ्ट का डेटा देखता है, राइट का डेटा देखता है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालता है, एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही होती है। ठीक है, तो ये लोकल पैटर्न्स निकाल रहा होता है। तो जिस तरीके से इमेज के अंदर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन पैटर्न्स निकाल रहा होता है, टेक्स्ट में भी पैटर्न्स निकल सकते हैं। है तो अल्टीमेटली ये नंबर्स ना, अल्टीमेटली नंबर्स हैं, तो हम चाहे टेक्स्ट हो या चाहे इमेज हो, हम जो है पैटर्न्स निकाल सकते हैं। ठीक है, फायदा इसका यह है कि ये लाइट वेट होता है, लेकिन नुकसान इसका यह है कि ये सीक्वेंस को रिमेम्बर नहीं करता, ये ऑर्डरिंग को तरतीब इसके लिए मैटर नहीं करती। यहाँ पे ये भी फायदा है कि आप बड़े साइज का कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कॉन्वोल्यूशन विंडो बड़ी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम 2D कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेट 3 का हमारे पास कॉन्वोल्यूशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो 9 पैरामीटर्स है, यहाँ पे तो 1 डायमेंशन में है, तो 2 अगर आगे के 2 पीछे के उठाए तो ये 5 साइज का मास्क बनेगा। ठीक है, 2 आगे 2 पीछे के और एक अपना, तो 5 का। तो आप बड़े साइज का रख सकते हैं, 7 साइज का रख सकते हैं या 9 साइज का भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैक्स पूलिंग भी वैसे ही परफॉर्म होती है। मैक्स पूलिंग में हम जो है मैक्सिमम वैल्यू उठा रहे होते हैं करंट पैच से। ठीक है जनाब, तो इसमें काम करने का तरीका वैसे ही है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है हम नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, मॉडल कैसे बनाते हैं। जब हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से हम नेटवर्क को बनाते हैं, तो तरीका वही है, आप जो है सीक्वेंस ऑफ कॉन्वोल्यूशन एंड मैक्स पूलिंग लेयर लगाते हैं। सीक्वेंस ऑफ कॉन्वोल्यूशन एंड मैक्स पूलिंग हम लगाते हैं। पहले मिसाल के तौर पर यहाँ पे एम्बेडिंग लेयर लगाई, ये तो टेक्स्ट के लिए है कि टेक्स्ट डेटा पे एम्बेडिंग लगाने से ये वेक्टराइज करेगा। कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाई, मैक्स पूलिंग लेयर लगाई, फिर कॉन्वोल्यूशन लगाई, फिर मैक्स पूलिंग लगाई और फिर डेंस लगाया। अब यहाँ पे ये देखिए हमने ग्लोबल मैक्स पूलिंग लगाई है फ्लैटनिंग की जगह, तो ग्लोबल मैक्स पूलिंग भी लगाई जा सकती है फ्लैटनिंग के लिए। ठीक है जनाब, जब हम CNN पे काम करते हैं नुकसान ये होता है, CNN के जरिए टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर आप इसको टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना चाहें
तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्वोल्यूशन का फायदा भी उठा सकते हैं कि आप जो है पहले कॉन्वोल्यूशन से अपनी सीक्वेंस को छोटा कर लें और फिर आरएनएन को इस्तेमाल करें। आरएनएन जो है ऑर्डर प्रिजर्व करता है, तो पहले 1D कॉन्वोल्यूशन लगाएं और सीक्वेंस को छोटा कर लें और फिर आरएनएन के थ्रू आप ऑर्डर प्रिजर्वेशन वाली टेक्निक अप्लाई कर लें। ऑर्डर जो आरएनएन प्रिजर्व करता है, ऑर्डर को जो कंसीडर करता है, वो प्रॉपर्टी आपको आरएनएन से मिल जाएगी और लाइट वेट प्रोसेसिंग जो है सीएनएन के थ्रू हो जाएगी। तो इन दोनों को आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब।